तो जैसा कि आप लोग देखते हैं कि हमारे घरों में जो भी टीवी या कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन हम लोग यूज करते हैं, या जो भी इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले, जो भी बिजली से चलने वाले उपकरण होते हैं, उनको चलाने के लिए हमें एक विशेष तरह के एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। हीट भी एक तरह की एनर्जी होती है। हीट जो होती है यह एक तरह की क्या होती है? एनर्जी होती है। लाइट भी एक तरह की एनर्जी होती है। ठीक है, हीट है, लाइट है। मैकेनिकल एनर्जी भी होती है, मैकेनिकल एनर्जी। इसके अलावा बहुत सारे एनर्जी के फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, आपने प्रीवियस क्लासेस में इस बारे में पढ़ा है कि केमिकल एनर्जी कैसे होती है, मैकेनिकल एनर्जी किसको कहते हैं, मस्कुलर एनर्जी किसको कहते हैं। तो इन सभी एनर्जी की तरह लाइट भी क्या है? तो लाइट, इन सभी एनर्जी की तरह इलेक्ट्रिसिटी भी एक एनर्जी का फॉर्म है। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है? तो यह फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है, यह फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो बेसिक बात यह हुई कि इलेक्ट्रिसिटी इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। लेकिन इस एनर्जी की अच्छी बात क्या है? तो इस एनर्जी में जो सबसे कन्वीनियंस, जो सबसे अच्छा बात हम कह सकते हैं, जो सुविधा है, कन्वीनियंस है, वह यह है कि हीट एनर्जी को हम आसानी से लाइट एनर्जी में चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हीट एनर्जी को आसानी से हम मैकेनिकल एनर्जी में चेंज नहीं कर सकते हैं, कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। लाइट एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। मैकेनिकल एनर्जी को आसानी से दूसरे तरह के एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी एनर्जी है जिसे आसानी से एनर्जी के किसी भी फॉर्म में, चाहे वो हीट हो, लाइट हो या मैकेनिकल हो, एनर्जी के किसी भी फॉर्म में हम आसानी से चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिक बल्ब आपके घरों में लगे होते हैं। ठीक है, बल्ब लगे होते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब। तो जो इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं, हम क्या करते हैं उसमें लाइट, उससे लाइट प्रोड्यूस करते हैं, बल्ब से लाइट प्रोड्यूस करते हैं। किससे लाइट प्रोड्यूस करते हैं? इलेक्ट्रिक बल्ब से। अब देखिए, जो इलेक्ट्रिक बल्ब से हम लाइट प्रोड्यूस करते हैं, लाइट के लिए क्या चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। ठीक है, लाइट के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो उससे बल्ब अगर हम चलाएं तो लाइट प्रोड्यूस होगा, और उसी बल्ब से अगर हम मोटर चला रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी को हमने किस में चेंज कर दिया? मैकेनिकल एनर्जी में। उसी से हम अगर मान लीजिए कि साउंड बॉक्स, स्पीकर बजा रहे हैं, तो हमने इसको किस में चेंज कर दिया? साउंड एनर्जी में, सॉरी सॉन्ग हो गया, साउंड एनर्जी में हमने इसको चेंज कर दिया। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी जो है आसानी से लाइट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी और एनर्जी के बहुत सारे सो मेनी फॉर्म्स हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी को हम आसानी से चेंज कर सकते हैं। ये हमारे डेली लाइफ की बात है जिसे हम लोग देखते हैं होते हुए। ठीक है, अब आइए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की कि इलेक्ट्रिसिटी की उत्पत्ति कैसे हुई, इलेक्ट्रिसिटी वास्तव में क्या है। एनर्जी का फॉर्म है, एनर्जी का फॉर्म है, तो ये एनर्जी आता कहाँ से है? जैसे लाइट एनर्जी का कुछ ना कुछ सोर्स होता है। ठीक है, जैसे हीट एनर्जी का कुछ ना कुछ सोर्स होता है, साउंड एनर्जी का कुछ ना कुछ सोर्स होता है। वैसे ही ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, ये कैसे, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने के लिए जो मोस्ट बेसिक थिंग है, जो मोस्ट बेसिकली हमको जानना चाहिए, वह जानना चाहिए चार्ज। सबसे पहले जानिए कि चार्ज क्या होता है। ठीक है, चार्ज क्या होता है? तो एटॉमिक स्ट्रक्चर, जैसा कि 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग एक पार्टिकल होता है एटम का, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन पे मिनिमम चार्ज होता है जो मूव कर सकता है। ठीक है, निगेटिव चार्ज होता है। और दूसरी बात कि एक दूसरी
पार्टिकल होती है प्रोटॉन, जिस पे उतने ही अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो सबसे पहले चार्ज है क्या, तो चार्ज किसी भी मटेरियल का, इस वर्ल्ड में जितना भी मटेरियल हम लोग देखते हैं उसका एक प्रॉपर्टी है। जिस तरह से मास है उसी तरह से चार्ज क्या है, एक प्रॉपर्टी है, बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है ना। मास को हम लोग फंडामेंटल प्रॉपर्टी कहते हैं, उसी तरह से चार्ज भी क्या है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। फंडामेंटल प्रॉपर्टी हम क्यों कहेंगे चार्ज को, क्योंकि मास के बिना किसी मटेरियल को कंसिडर करना ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, उसी तरह से चार्ज भी सभी मटेरियल में होती है। ऐसा हम क्यों कहेंगे, क्योंकि सभी मटेरियल्स हम लोग जानते हैं कि एटम्स की बनी होती हैं, और एटम में चार्ज जो होता है एकदम बेसिक, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, उस पर चार्ज होता ही होता है। तो जब एटम चार्ज से बना है, सॉरी चार्ज पार्टिकल से बना है, और मटेरियल एटम से बनी है, तो सभी मटेरियल में चार्ज होना पॉसिबल है। ठीक है, सभी मटेरियल में चार्ज होना ही होना है। अब अगर हम इसके प्रॉपर्टी की बात करें, चार्ज के प्रॉपर्टी की, तो चार्ज में कौन कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं, मैं इसको एक एक करके लिखते जा रहा हूँ, आप चाहे तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं। तो सबसे पहले कि जो चार्जेज होती हैं ये दो तरह की होती हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज कितने तरह की होती हैं, चार्ज इज टू टाइप। ठीक है, एक होती है पॉजिटिव और एक होती है पॉजिटिव और एक होती है नेगेटिव। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि जो चार्ज होता है ये अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज है, ठीक ना, तो इनके बीच जो फोर्स लगेगा, और पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज है इनके बीच जो फोर्स लगेगा, और निगेटिव चार्ज है इनके बीच जो फोर्स लगेगा। देखिए हम फोर्स की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब एक चार्ज के पास दूसरा चार्ज ले जाते हैं तो दोनों चार्ज एक दूसरे पे कुछ फोर्स लगाते हैं। ठीक ना, और इस फोर्स का नेचर चार्ज के नेचर पे डिपेंड करता है। तो सेम चार्ज के बीच फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा और डिफरेंट चार्ज के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। ठीक है, याद रखना है, सेम चार्ज तो फोर्स ऑफ रिपल्सन, डिफरेंट चार्ज तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब पॉजिटिव में क्या लगेगा, तो पॉजिटिव में लग जाएगा आपको रिपल्सन, और निगेटिव में क्या लगेगा, इसमें भी लग जाएगा आपको रिपल्सन। रिपल्सन का मतलब जब एक निगेटिव चार्ज को एक निगेटिव चार्ज के पास ले जाएंगे तो वो एक दूसरे को दूर भगाएगा। जब एक इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन के पास ले जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन रिपेल करेगा, और जब एक प्रोटॉन को प्रोटॉन के पास ले जाएंगे तो प्रोटॉन भी रिपेल करेगा। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को एक साथ रखेंगे या पास में ले जाएंगे तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये होती है चार्ज की प्रॉपर्टी, और इसी प्रॉपर्टी के वजह से जो न्यूक्लियर होता है वह स्टेबल करता है। न्यूक्लियर में जो ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, इसके वजह से, इस अट्रैक्शन के वजह से घूमते रहते हैं। अब फोर्स की बात आई, तो ये फोर्स कितना होता है, तो इस फोर्स के बारे में किसने बताया था, कूलम ने बताया था। और कूलम ने बताया कि ये जो फोर्स होता है, फोर्स दो चार्ज के बीच फोर्स, अगर दोनों चार्ज की क्वांटिटी, चार्ज की क्वांटिटी कितनी है, मान लिया कि एक चार्ज पे Q1 चार्ज है और दूसरे पे Q2 चार्ज है, तो दोनों क्वांटिटी को मल्टीप्लाई अगर हम कर दें और जो प्रोडक्ट आएगा उस पे फोर्स तो डायरेक्टली डिपेंड करता है, प्रोपोर्शनल होता है। और ये फोर्स जो होता है इलेक्ट्रिक फोर्स, दो चार्ज के बीच लगने वाला, उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, स्क्वायर के। ठीक ना, मान लीजिए एक चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है जिस पे एक कोई पार्टिकल रखा हुआ है, ठीक, जिस पे Q1 चार्ज है, Q1। अब पॉजिटिव है निगेटिव है, ये तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या डिपल्सन होगा, इस रूल के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। और यहाँ पे Q2 चार्ज रखा हुआ है मान लीजिए, और इनके बीच का ये जो डिफरेंस है, यह डिफरेंस है R। ठीक,
तो इन पे लगने वाला जो फोर्स होगा ना, इस आर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा और Q1 Q2 के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि आर किसके प्रोपोर्शन में है, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर कह सकते हैं। और इसका यहाँ से अगर हम ये साइन हटा दें और यहाँ पे अगर हम इक्वल ले लें तो इक्वल टू के इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। जहाँ के को क्या कहते हैं, एक कॉन्स्टेंटी की कांस्टेंट इसको हम कहते हैं। अब आइए आगे देखते हैं और क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। देखिए एक प्रॉपर्टी ये भी होती है कि चार्ज को ना तो हम कभी क्रिएट कर सकते हैं, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नेवर डिस्ट्रॉयड, ना कभी हम इसे क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। एक प्रॉपर्टी क्या है कि चार्ज को ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ना हम बना सकते हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो जो चार्ज होती है इसीलिए फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इस लॉ को हम लोग कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं, एटम होते हैं एटम को अगर हम मान लें कि किसी भी पार्टिकल का क्या है, एटम सबसे छोटा पार्टिकल है, तो एटम का भी सब पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जो सबसे कम चार्ज होता है वह इलेक्ट्रॉन पे होता है, और इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज का एसआई यूनिट होता है कूलम, याद रखिएगा। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना होता है, और प्रोटॉन की अगर बात करें तो प्रोटॉन पे चार्ज होता है प्लस, और क्वांटिटी उतनी ही होगी, अमाउंट उतना ही होगा जितना इलेक्ट्रॉन पे है, ठीक है। और बेसिकली कोई भी एटम जो होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों इक्वल होते हैं, इसलिए उनका नेट जो चार्ज होता है वह कितना हो जाता है, नेट चार्ज किसी भी एटम का 0 हो जाता है, ठीक है। नेट चार्ज 0 होने का रीजन यही है। तो ये तो हो गई बात इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे चार्ज की। लेकिन अगर चार्ज के टाइप की बात करें, या इलेक्ट्रॉन, हम लोग जानते हैं कि ये प्रोटॉन कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस में होता है, और प्रोटॉन किसी भी न्यूक्लियस से बाहर नहीं निकल सकता है नॉर्मली, लेकिन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में होता है और या बाहर निकल भी सकता है, और कोई मटेरियल इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, ठीक है। अब समझिएगा ध्यान से, एक प्रॉपर्टी और समझें। तो मान लीजिए कि कोई मटेरियल है और मटेरियल के पास इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये एक मटेरियल है और इसमें यहाँ पे बीच में बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, और चारों तरफ निगेटिव चार्ज ऐसे 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 क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो इसमें से ये 3 निगेटिव चार्ज अगर हम निकाल दें, बाहर चले जाए लेकर, और ये दूसरे मटेरियल में ये 3 निगेटिव चार्ज क्या आ गई, 3 निगेटिव चार्ज आ गई, तो दूसरे मटेरियल पे क्या होगा, 3 निगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, है ना। 3 अमाउंट में निगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। पहले जो भी था, पहले 0 था और अभी इसमें 3 निगेटिव चार्ज इंक्रीज हो गया, तो इस पे -3 चार्ज होगा। और यहाँ पे देखिए 3 निगेटिव चार्ज माइनस हो गया, पहले 0 था और 3 माइनस हो गया, ठीक। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज था वह 3 बढ़ जाएगा, है ना, तो +3, तो इस पे कितना चार्ज हो जाएगा, +3। यानी इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ कि जब किसी मटेरियल से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। और जब किसी मटेरियल में
इंटर करेगा तो उस पर निगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। या इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला पॉजिटिवली चार्ज होगा और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या होगा, निगेटिवली चार्ज होगा। अब अगर टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें, टाइप ऑफ चार्ज की बात करें तो चार्ज दो तरह के होते हैं, हमने आपको बता दिया है पहले ही। लेकिन अब देखिए अब हम अगर इलेक्ट्रिसिटी के स्टडी की बात करें, ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी की ये स्टडी जो होती है फिजिक्स के दो ब्रांचेज में होती है। इलेक्ट्रिसिटी एक ब्रांच है और इलेक्ट्रिसिटी की ये स्टडी जो है यह दो तरीके से होती है, ठीक है। इसको दो पार्ट में, दो क्लास में डिफाइन किया गया है। एक, जब इलेक्ट्रॉन जो है चल रहा है, ठीक, और करंट प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसको कहते हैं हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। और दूसरा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी जब करंट क्या है, स्टैटिक्स पोजीशन में है, और जब चार्ज करंट पोजीशन में है, चल रहा है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी, और स्टैटिक पोजीशन में है, रुका हुआ है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रिसिटी का ये जो स्टडी करते हैं हम लोग दो पार्ट में करते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो हम लोग सबसे पहले अपने चैप्टर में, अपने सिलेबस में जानेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। हमने इलेक्ट्रिसिटी आपको बताया, ये क्या होता है, ये टाइप ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है, जिसे दूसरे टाइप के एनर्जी में, दूसरे तरह के एनर्जी में इजीली कन्वर्ट हम लोग कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आइए सबसे पहले जानते हैं। इलेक्ट्रिक करंट ये क्या होता है। हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रिक करंट। देखिए, फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, चार्ज के फ्लो को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, ठीक है, चार्ज के फ्लो को ही इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अब इसमें कुछ कंडीशंस आती हैं कि चार्ज का फ्लो कैसा होना चाहिए। तो मान लीजिए कि कोई कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर वायर है इस तरह से, बेसिकली चार्ज किस पे होता है, इलेक्ट्रॉन पे होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होता है, उस फिर चार्ज का डायरेक्शन क्या होगा, इस पे भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन आइए समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए कि मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो चलता है उसी के वजह से चार्ज का फ्लो होता है और जिसे करंट कहते हैं, ठीक ना। लेकिन इसके साथ कंडीशन ये है कि जो चार्ज फ्लो हो रहा है ये क्या है, ये एक मेटल का वायर है। तो मेटल का वायर सर्कुलर अगर है तो मान लीजिए उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये हो गया, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया, इस तरह से उसका क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया। तो उसके क्रॉस सेक्शन एरिया से, ठीक है, उसके क्रॉस सेक्शन एरिया से यूनिट टाइम में, यूनिट टाइम माना कि टी में जो चार्ज फ्लो होगा, जो चार्ज फ्लो होगा उसी को क्या कहेंगे, उसी को हम लोग करंट कहेंगे, ठीक है। तो करंट का अगर हम फॉर्मूला बनाएं स्टूडेंट्स तो क्या बनेगा, देखिए करंट का फॉर्मूला बनेगा, मान लीजिए कि करंट को हम आई से लिख रहे हैं, करंट को किससे लिख रहे हैं, आई से। तो करंट, इफ करंट करंट आई है तो आई इज इक्वल टू यूनिट टाइम में जो भी चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है। चार्ज का अमाउंट हम क्या मानते हैं, मान लीजिए कि ये एक क्रॉस सेक्शन एरिया है और एक यूनिट टाइम, जैसे 1 सेकेंड में या 1 आवर में, ठीक है, कोई भी एक यूनिट टाइम ले लेंगे, तो 1 यूनिट टाइम में इस पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया से
जो भी चार्ज का अमाउंट फ्लो हो रहा है उसको हम लोग करंट कहेंगे। तो चार्ज टोटल कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, टोटल चार्ज फ्लो हो रहा है Q, और उससे जो टाइम लग रही है वो लग रही है T। तो I इज इक्वल टू Q बाई टी, यानी करंट इज इक्वल टू चार्ज फ्लो बाई टाइम। तो डेफिनेशन आप लोग बनाएंगे इलेक्ट्रिक करंट का कि चार्ज फ्लोड इन यूनिट टाइम थ्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड करंट। ठीक है, करंट क्या है, किसी कंडक्टर से किसी यूनिट टाइम में टोटल चार्ज जो फ्लो हो रहा है उसको हम लोग करंट कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम इसका यूनिट बनाएं तो यूनिट क्या होगा एसआई में, देखिएगा चार्ज का यूनिट यानी यूनिट ऑफ आई, एसआई में क्या हो जाएगा, चार्ज को हमने यहाँ आई मान लिया है, ठीक है, कैपिटल आई मान लेते हैं, तो हो जाएगा आपको यूनिट क्यू यानी चार्ज का यूनिट जो कि कूलम होता है, बाय यूनिट ऑफ टी यानी कि टाइम। तो क्या हो जाएगा, कूलम पर सेकेंड। ठीक है, कूलम बाई सेकेंड, टाइम का यूनिट क्या होता है सेकेंड, और चार्ज का कूलम, और कूलम पर सेकेंड को क्या कहते हैं हम लोग, एम्पियर। ठीक है, कूलम पर सेकेंड को क्या कहते हैं, एम्पियर। तो चार्ज का आपका यूनिट हो गया एम्पियर। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या हो गया, एम्पियर। तो आई यानी इलेक्ट्रिक करंट किस में मापेंगे हम, ए यानी एम्पियर में। ठीक है, ए को क्या कहते हैं, एम्पियर। तो यूनिट हो गया इसका एम्पियर। अब इस यूनिट का कन्वर्जन अगर देख लें तो छोटा बड़ा अगर करना है मान लो तो 1 यूनिट 1 एम्पियर, और हम कहें कि 1 किलो एम्पियर, तो 1 किलो एम्पियर क्या हो जाएगा, 10⁻³ एम्पियर। ठीक है, ये कन्वर्जन होता है मल्टीपल में, किलो एम्पियर जब आएगा तो 10⁻³, और 1 मेगा एम्पियर तो यह हो जाएगा 10⁻6 एम्पियर के बराबर। ठीक है, और अगर प्रीफिक्स में इसे हम छोटा करें तो 1 मिली एम्पियर, 1 क्या मिली एम्पियर, तो मिली का ये होता है 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर। और अगर 1 माइक्रो एम्पियर आ जाए, 1 माइक्रो एम्पियर, तो यह क्या हो जाता है, यह हो जाता है 10⁻6 एम्पियर। याद रखना है आपको कि मिली का साइन छोटा एम और माइक्रो का साइन ये म्यू होता है, म्यू मीन्स माइक्रो, और माइक्रो का वैल्यू होता है 10⁻6, मिली का वैल्यू होता है 10⁻3। ठीक है, और इससे रिलेटेड टेबल भी आपको बुक में मिल जाएगा, इसलिए टेबल आप देख लेंगे, बहुत सारा कन्वर्जन आप लोग कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, अब चार्ज को हमने डिफाइन कर दिया और हमने साथ में इलेक्ट्रिक करंट को भी डिफाइन कर दिया। अब बात आती है 1 एम्पियर की, तो डिफिनीशन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है 1 एम्पियर, डिफाइन 1 एम्पियर, यानी एकांक एम्पियर किसको कहते हैं। ठीक है, तो एम्पियर किसका ऐसा यूनिट है, सिंपल सी बात है, करंट का। ठीक है, और करंट मतलब क्या, करंट मतलब फ्लो ऑफ चार्ज इन यूनिट टाइम। तो 1 एम्पियर मीन्स क्या होना चाहिए बताइए, 1 एम्पियर मीन्स होना चाहिए 1 कूलम बाई 1 क्या सेकेंड। ठीक है, तो जब किसी कंडक्टर के, इसका डिफिनीशन बनाएंगे कि जब किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया से, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है, कंडक्टर, चूंकि कंडक्टर वायर कैसी होती है, राउंडेड होती है, तो क्रॉस सेक्शन उसका सर्कुलर होगा। तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया यानी πr² से, अगर r उसका क्या है रेडियस है, तो जब किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया πr² से 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है तो उसे 1 एम्पियर चार्ज कहेंगे। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं,
जब किसी कंडक्टर से, इस कंडक्टर से कितना सेकंड में, टाइम 1 सेकंड में, ठीक है, 1 सेकंड में कितना कूलम्ब चार्ज फ्लो हो रहा है, तो 1 कूलम्ब चार्ज फ्लो हो रहा है। तो इस 1 कूलम्ब चार्ज के फ्लो को 1 सेकंड में कितना एम्पियर कहेंगे, 1 एम्पियर। तो ये हो गया। अगर किसी सर्किट में इस तरह सोचें कि किसी सर्किट में हमने एमीटर लगा रखा है जिससे एम्पियर मापते हैं करंट, और उसका रीडिंग 1 एम्पियर आया, तो उस सर्किट में जो वायर लगा है उस वायर के क्रॉस सेक्शन से 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, 1 कूलम्ब। ठीक है, इसका सीधा सा मीनिंग यही हुआ। यह कोई सर्किट है, इसमें यहाँ एमीटर हमने लगा दिया और एमीटर का रीडिंग अगर 1 एम्पियर है तो दिस मीन्स कि इस सर्किट में ये जो वायर लगा हुआ है, इस वायर का ये क्रॉस सेक्शन एरिया से 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, 1 कूलम्ब चार्ज फ्लो हो रहा है। ठीक है क्या स्टूडेंट्स? तो एक बात और हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद इस क्लास को ओवर करेंगे कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखिए, चूंकि किसी एटम में जो इलेक्ट्रॉन होता है, जब एक एटम से कोई इलेक्ट्रॉन जाएगा तो पूरा एक इलेक्ट्रॉन जाएगा या एक इलेक्ट्रॉन आएगा, कभी भी 1/2 इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। ठीक ना, इलेक्ट्रॉन टूटेगा नहीं जाते समय। इसका मतलब हुआ कि अगर इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है, मैं इसको मिटा के फिर से लिखता हूं। मान लीजिए कि कोई मटेरियल है, उसका एक इलेक्ट्रॉन और उस पर जो भी चार्ज है नेगेटिव चार्ज, ठीक ना, उसको हम लोग मान लेते हैं 1 यूनिट चार्ज। तो -1 यूनिट चार्ज किस पे होगा, इलेक्ट्रॉन पे, और प्रोटॉन पे +1 यूनिट चार्ज होगा, मान लेते हैं। तो एक मटेरियल से, ये मटेरियल 1 है और ये मटेरियल 2 है, मान लीजिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इस पे गया तो कितना यूनिट चार्ज गया, 1 यूनिट चार्ज गया। ठीक, 2 इलेक्ट्रॉन गया तो 2 यूनिट चार्ज गया, 3 इलेक्ट्रॉन गया तो 3 यूनिट चार्ज गया। लेकिन कभी भी 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, 1.5 इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं जाएगा। इसलिए जो चार्ज की वैल्यू होगी वह कभी भी 1.5 यूनिट नहीं होगी। ठीक ना, जो इलेक्ट्रॉन पे जो भी चार्ज है उसका इंटीग्रल मल्टीपल होगी। ठीक ना, यानी चार्ज का जो भी वैल्यू होगा ना, Q का, वह क्या होगा, n माने इंटीजर। ठीक, इंटीजर ऑफ E, जो E पे चार्ज है, इंटीजर ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E के बराबर होगा चार्ज। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो ये रहा चार्ज के बारे में। अगले क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में जानेंगे, पोटेंशियल क्या होता है इसके बारे में।